सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। जो भी स्टूडेंट यूपी टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, देन आज की वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 120 क्वेश्चन है, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चन लिटरेचर के हैं, कुछ क्वेश्चन ग्रामर के हैं और ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है हमारा प्रैक्टिस सेट। आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करके देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है आपके एग्जाम के लिए। हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चन तो काफी टीजीटी में पूछे जाते हैं, तो हमें बताना है कि हमारे पास जो चार ऑप्शन है इनमें से करेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड हमारा करेक्ट है। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड है, वर्ड का मतलब है क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी का मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चनरी का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय पीपल। जैसे कि आप कोई सर्वे दे रहे हो या फिर कुछ भी आप कहीं पे फॉर्म फिल अप करते हो, तो उसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज योर नेम, आपका जेंडर, ऐसे पूरा लिस्ट होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्वेश्चनरी। और क्वेश्चनरी की हम करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर ए, QUESTIONNAIRE। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारी क्वेश्चनरी की। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेलेक्ट एंटोनियम ऑफ टेक्टम। तो टेक्टम का हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। तो टेक्टम का मतलब क्या होता है? टेक्टम का मतलब होता है क्वाइट या रिजर्व, जो बहुत चुप रहता है, शांत रहता है, उसे हम बोलते हैं टेक्टम। और इसका हमें क्या बताना है? उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है, क्योंकि एंटोनियम पूछा है। तो उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेरियस। ग्रेरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातूनी या टॉकेटिव पर्सन, ठीक है। जबकि रेटिसेंट, रिजर्व्ड और साइलेंट ये सब क्या सिनोनियम है हमारे टेक्टम के। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेरियस। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है Why is the study of literature considered vital in the modern era? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी है उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना गया था मॉडर्न एरा में। तो देखो आपको पता ही है मॉडर्न एरा में क्या हो गया था, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ गया था, लोगों के अंदर से पूरी एम्पैथी खत्म होती जा रही थी, मॉरल्स बिल्कुल खत्म होते जा रहे थे। तो इसलिए हम बोलते हैं स्टडी ऑफ लिटरेचर को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया मॉडर्न एरा के अंदर, क्योंकि इट सेफ गार्ड ह्यूमन एम्पैथी एंड मॉरल इमेजिनेशन। इस सेफ गार्ड की तरह काम कर रहा था मॉडर्न एरा के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है अंडर विच प्यूंडम डिड गोल्सवर्दी राइट अर्ली वर्क लाइक जैकुलिन। तो मतलब इसका मतलब होता है, पिंडोलिन का मतलब होता है कि एक पेन नेम, मतलब जो हमारे गोल्सवर्दी थे वो स्टार्टिंग में क्या करते थे, अपने रियल नाम से हमारे प्ले नहीं लिखते थे, वो एक पेन नेम से लिखते थे। तो वो पेन नेम क्या था? उस पेन नेम का नाम था हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉन सिंट जोन्स। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो हमारे गर्ल्स वर्दी थे उनका पेन नेम था जॉन सिंट जोन्स, और उन्होंने जैकुलिन जो इनका फेमस प्ले है वो इसी पेन नेम के अंडर लिखा था इन्होंने। आगे चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है लिरिकल बैलेट वॉज जॉइंटली पब्लिश्ड इन 1798 बाय वर्ड्सवर्थ एंड। तो लिरिकल बैलेट जो लिखी गई थी, दो राइटर के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कुछ पोएम्स एक राइटर की, कुछ पोएम्स दूसरे राइटर की थी। तो दूसरे राइटर कौन थे जिनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करके लिरिकल बैलेट इंट्रोड्यूस किया था? तो वो राइटर थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, एस टी कॉलरेज, सैमुअल टायलर कॉलरेज। तो इन दोनों ने मिलके लिरिकल बैलेट को इन्वेंट किया था। आगे चलता है सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे बोलता है हु डिस्क्राइब्ड इट शेक्सपियर एज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो जो ये वाली हमारी कोटेशन है, किसने डिस्क्राइब किया था इसमें? हमारे शेक्सपियर को। तो ये था हमारे ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने ये कोटेशन दी थी शेक्सपियर को, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है What is the subtitle of Shakespeare play 12 Night? तो 12 Night तो आप सबने पढ़ा होगा। तो 12 Night तो नाम था प्ले का जो शेक्सपियर ने लिखा था, बट इसका एक सबटाइटल भी था। इसका सबटाइटल था हमारा ऑप्शन नंबर ए, What You Will। ये था सबटाइटल हमारे शेक्सपियर की प्ले 12 Night का। आगे चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा पेपर हुआ था उसमें भी कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो उसी को देखते हुए हमने क्वेश्चन डाला है इसमें। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश पोएट्स। तो इसमें हमें चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री चेंज करनी है।
तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शेक्सपियर इज अ ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट। ठीक है, ये होगा हमारा करेक्ट। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1800 वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोएट्री एज। तो लिरिकल बैलेड जो था, जो मतलब वर्ड्सवर्थ ने दिया था, उसका जो हमारा प्रीफेस था उसमें उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था पोएट्री का। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था पोएट्री का एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रांसलेबिलिटी। ठीक है, तो ये इन्होंने सब टाइप हम बोल सकते प्रीफेस में लिखा हुआ था, जो क्या था, लिरिकल बैलेड का एक प्रीफेस था। स्टार्टिंग पेज जो बोलते हैं उसे प्रीफेस बोलते हैं। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन बोलता है, जॉन केट्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इन द लेटर रिटर्न टू। तो जॉन केट्स अभी रिसेंटली ऐड हुए हमारे सिलेबस में, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो जॉन केट्स थे ना, उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, उस टर्म का नाम था हमारा नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो ये कब इंट्रोड्यूस की थी? सो बेसिकली उन्होंने लेटर लिखा था अपने ब्रदर जॉर्ज ऑन थॉमस किट को, और उसके अंदर उन्होंने जो ये टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी, इसको क्या किया था, कॉइन किया था। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज अ मेन मैसेज कन्वे रिगार्डिंग लिटरेचर इन द मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, अगेन वही वाला क्वेश्चन है कि मॉडर्न सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते थे। जैसे हमारा इंपॉर्टेंस क्या थी, यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैसेज देना चाहते थे। तो अगेन वही बात है, लिटरेचर सस्टेन ह्यूमैनिटी एंड मॉरल विजन, क्योंकि ह्यूमैनिटी एंड मॉरल जो थी, मोरालिटी खत्म होती जा रही थी मॉडर्न एरा के अंदर। तो इसीलिए जो हमारी लिटरेचर थी क्या कर रही थी, सब्सटेन, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं ह्यूमैनिटी लोगों के अंदर दे रही थी और मॉरल विजन दे रही थी हमारे लिटरेचर। ठीक है, आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है, इन ओथेलो हु इज द विलन हु डिसीव्स ओथेलो। ठीक है, तो ओथेलो में एक ही विलन था। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ओथेलो का विलन बहुत ही ज्यादा पूछने वाला एक इंसान है। तो इसलिए हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, यागो। तो यागो हमारे विलन था ओथेलो के अंदर, जिन्होंने मतलब ओथेलो को वो किया था कि गुस्सा दिलाया था, जिससे उन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया था। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन में हमसे आगे चलते 13th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच एलेजी वॉज रिटर्न बाय पी.बी. सेलेड टू मोर द प्रीमैच्योर डेथ ऑफ जॉन किट्स। तो प्रीमैच्योर डेथ के बारे में तो आपको पता ही होगा, जॉन किट्स एट द एज ऑफ 25 उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए बोलते प्रीमैच्योर डेथ। तो उनकी डेथ पे उन्होंने एक एलेजी लिखी थी, उस एलेजी का नाम क्या है? तो उस एलेजी का नाम है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडोनिस। ठीक है, तो प्रीमैच्योर डेथ जब जॉन किट्स की हो गई थी, किससे, ट्यूबरक्लोसिस से, तब पी.बी. सेले ने एक एलेजी लिखी थी उनकी। मतलब एलेजी तो आपको पता ही है किस लिए लिखते हैं, किसी के मतलब डेथ पे शोक जताने के लिए लिखते हैं, तो इसलिए शोक जताया था उन्होंने। ये हमारा एलेजी लिख के, जिसका नाम था एडोनिस। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन हमसे पूछता है, चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सुपरसीड। तो सुपरसीड करेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है हमारा? तो सुपरसीड का मतलब क्या होता है? सुपरसीड का मतलब होता है रिप्लेस करना, और इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, SUPERSEDE, सुपरसीड। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन हमसे बोलता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज एसोसिएटेड बाय जॉन केट्स विद विच ऑथर। तो जो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो वर्ड था, जो जॉन केट ने इंट्रोड्यूस किया था, वो एसोसिएट है किस ऑथर से? तो किससे एसोसिएट है? वो एसोसिएट है हमारे ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर से। ठीक है, आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन हमारा बोलता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इसमें से हमारा करेक्ट कौन सा होगा। अ पर्सन हु हेट्स और डिस्ट्रस्ट मैनकाइंड। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? जो हेट करता है मैनकाइंड को। ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिसेंट्रोप। ठीक है, जबकि हम ऑप्शन नंबर बी, हमारे मिसोगाइनिस्ट की बात करें, तो वो ऐसे इंसान होते हैं जो औरतों से नफरत करते हैं, या हम बोल सकते हैं हेट वुमेन। ऑप्शन नंबर सी, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे लोग होते हैं हु लव ह्यूमैनिटी एंड हेल्प पीपल, जो लोगों की मदद करना बहुत पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एलोरिस्ट। एलोरिस्ट का मतलब होता है हु केयर्स अबाउट अदर, जो दूसरों की बहुत ज्यादा केयर करता है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, मिसेंट्रोप। आगे चलते हैं।
आगे चलते अपने 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन बोलता है सेलेक्ट करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस। तो हमें बताना है कौन सा करेक्टली पंक्चुएट है सेंटेंस हमारा। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेकन सेड, उसके बाद हमारा ये आ गया है अपोस्ट्रोफी, फिर उसके बाद हमारे डबल एफ अपोस्ट्रोफी के अंदर नॉलेज इज पावर, एकदम करेक्ट है। तो इसलिए करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन में हमसे पूछा है एरोप्रेजेटिका 1644 बाय मिल्टन इज अ प्रोज स्पीच एडवोकेटेड। तो जो एरोप्रेजेटिका थी वो मतलब किस चीज के लिए उन्होंने लिखी थी? बेसिकली उन्होंने लिखी थी फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच के लिए, ठीक है। तो मिल्टन ने बेसिकली जब फ्रीडम नहीं थी उस टाइम पे प्रेस की और फ्री स्पीच की, कोई भी लोग मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते थे, तो उस टाइम उन्होंने मिल्टन ने लिखी थी एरोप्रेजेटिका, जिसमें उन्होंने मतलब कहा था कि लोगों को ना फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, लोग और जो हमारी प्रेस है उसको भी फ्रीडम होनी चाहिए जो सच है वो दिखाने की, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड स्पीच। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई प्रीफेस इन इररेस्पॉन्सिबल। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो प्रीफेस तो आपको पता है स्टार्टिंग में लगता है, जो हमारा सफेज है वो लास्ट में लगता है, तो स्टार्टिंग में लगता है। तो स्टार्टिंग में क्या है हमारा आई आर है, तो आई आर क्या है ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए आई आर। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा बोलता है इन ऑरवेल्स एनिमल फार्म विच करेक्टर रिप्रेजेंट जोसेफ स्टैलिन। ठीक है, तो ये एनिमल फार्म काफी इंपॉर्टेंट इनकी हम बोल सकते हैं नोवेल है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं विच करेक्टर रिप्रेजेंट, कौन सा करेक्टर था जो रिप्रेजेंट कर रहा था जोसेफ स्टैलिन को। तो वो हमारा करेक्टर था हमारा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था जोसेफ स्टैलिन को। आगे चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन में हमसे पूछा है चूज करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो देखो डायरेक्ट है हमारा, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि भगवान मतलब तुम्हें ब्लेस करे, तो क्या कर रहा है प्रे कर रहा है। तो प्रे कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी में है और डी में है। उसके बाद जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारा मेक क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। माइट का है ऑप्शन नंबर बी में है। उसके अलावा हमारा यू किस में चेंज हो जाता है, हमारे ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं आई है, तो आई में चेंज होगा तो मी होगा, तो मी का है ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच अ ह्यूमिलिटेरियस ऑफर नो एरर। तो मैं बताना एरर किस पार्ट में हमारा है। ये हमारा ए है, ये पार्ट बी है हमारा, ये सी है, एंड नो एरर हमारा पार्ट डी है। तो देखो इसमें एरर है हमारा पार्ट ए के अंदर। ठीक है, क्या एरर है, देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन प्रीवियस से प्रीवियस ईयर के एक एग्जाम में पूछा गया था यूपीटीजीटी के। तो देखो जब भी हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है ना, जैसे कि अगर मैं रिच होता, अगर मैं किंग होता, जैसे क्वेश्चन के अंदर है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये ऑफर नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे वाली हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम आई के साथ वॉज यूज नहीं करते, वर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एरर है पार्ट ए के अंदर। आगे चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन हमारा बोलता है सेलेक्ट सिनोनियम ऑफ मैग्नीमिनियस। तो मैग्नीमिनियस का करेक्ट सिनोनियम बताना है, मतलब मीनिंग बताना है। तो मैग्नीमिनियस का हमारा मतलब होता है काइंड, या हम बोल सकते हैं एक तरीके से दयालु इंसान हिंदी में। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जेनरस। जेनरस का मतलब भी होता है काइंड। ऑप्शन नंबर बी सेल्फिश, जो अपने बारे में सोचता है। ऑप्शन नंबर सी पिटी अगेंस्ट सेल्फिश बिहेवियर। ऑप्शन नंबर डी वेंडिक्टिव। वेंडिक्टिव का मतलब भी सेम होता है। तो ये तीनों क्या है, इसके एंटोनियम है, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए जेनरस। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन में पूछा है शेक्सपियर डेडिकेटेड वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूकर टू, किसे डेडिकेट किया था? तो विलियम शेक्सपियर ने इसे डेडिकेट किया था अर्ल ऑफ साउथैम्पटन। ठीक है, तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्ल ऑफ साउथैम्पटन। आगे चलते अपने 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेलेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑब्जिक्यूरस। तो ऑब्जिक्यूरस का हमें अपोजिट बताना है। ऑब्जिक्यूरस का मतलब क्या होता है, ऑब्जिक्यूरस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी, और इसका अपोजिट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डोमिनेटेड।
डोमिनेटिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बॉसी बिहेवियर, जो किसी की आज्ञा नहीं मानता। ऑप्शन नंबर ए सर्वाइल, सर्वाइल का मतलब भी होता है आज्ञाकारी। ऑप्शन नंबर सी सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होता है जो दूसरों की बात मानता है, आज्ञाकारी के अंदर ही आता है एक तरीके से। ऑप्शन नंबर डी साइकोपेंटिक, साइकोपेंटिक का मतलब होता है फ्लटरी, हम बोल सकते हैं चापलूस। तो करेक्ट एंटोनिम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते 26 क्वेश्चन पे। सेलेक्ट सिनोनियम ऑफ एपीमेरल, तो एपीमेरल का हमें सिनोनियम बताना है करेक्ट। तो एपीमेरल का मतलब क्या होता है? एपीमेरल का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या है टेम्परेरी है, उसे हम बोलते हैं एपीमेरल। और इसका हमारा करेक्ट सिनोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसेंट। इसका मतलब भी क्या होता है? ऐसी चीज जो टेम्परेरी है। ऑप्शन नंबर ए इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है ऐसी चीज जो लास्ट होती है फॉर एवर, मतलब बहुत लंबे समय तक चलती है। ऑप्शन नंबर सी सब्सटेनल, सब्सटेनल का मतलब होता है लार्ज। ऑप्शन नंबर डी परमानेंट, आपको पता है जो बहुत बाद में जाके खत्म हो, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट। तो इसका करेक्ट होगा हमारा सिनोनियम ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसेंट। आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन ऑड ऑन क्रिएशन ऑन किड्स कंक्लूडेड विद विच फेमस फिलोसफिकल लाइन, तो मतलब जो ऑड थी ये वाली हमारी ऑड ऑफ क्रिएशन ऑन, तो उसमें जो किड्स है उसने जो लास्ट की लाइन थी, कंक्लूजन बोलते हैं जो लास्ट में लाइन लिखी थी, वो फेमस लाइन क्या है? तो फेमस लाइन है हमारा नंबर ए ब्यूटी इज ट्रू, ट्रू ब्यूटी दैट्स ऑल वी नो ऑन अर्थ एंड ऑल वी नीड टू नो। तो ये लाइन थी, लास्ट लाइन थी इस पोएम की, और ये क्या बोल सकते हैं कंक्लूडिंग लाइन भी थी इस पोएम की। आगे चलते 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन में पूछा है A thing of beauty is a joy forever is a opening line of किड्स poem। तो किस पोएम की ये ओपनिंग लाइन थी? तो ये थी हमारी ऑप्शन नंबर बी एंड्रीम्योन की ओपनिंग लाइन, जो कब लिखी गई थी? 1818 में लिखी गई थी जॉन किट्स के द्वारा। ठीक है, ये भी काफी फेमस पोएम है जॉन किट्स की, तो ये इसकी ओपनिंग लाइन थी। ठीक है, आगे चलते 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन हमसे पूछता है द फादर द चिल्ड्रन इज द फादर ऑफ मैन अकर इन वर्ड्सवर्थ पोएम, मतलब किस पोएम में आया है? तो ये भी काफी बार पूछा गया है प्रीवियसली भी। तो ये आया है हमारे ऑप्शन नंबर बी माय हार्ट स्लीप्स अप के अंदर, जिसे हम बोल सकते हैं द रेनबो भी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ की काफी फेमस पोएम है और जिसकी जो ये लाइन है ये काफी फेमस है। आगे चलते 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन बोलता है Which epitaph did Keats request to be engraved on his tombstone in Rome? ठीक है, तो जो किड्स थे ना उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जब मेरी डेथ हो जाए, क्योंकि पता था उनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उनको ट्यूबरक्लोसिस था और उसका कुछ ट्रीटमेंट इतना अच्छा था नहीं उस टाइम पे, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरे टॉम के ऊपर ना ये लाइन इनग्रेव्ड करना, मतलब लिखना। तो वो कौन सी लाइन थी? तो वो लाइन थी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए There lies one whose name was right in water। तो ये इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो ये थी वो लाइन ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं 31st क्वेश्चन पे चलते हैं। 31st क्वेश्चन बोलता है इन जॉर्ज ऑरवेल्स डिस्टोपियन मास्टरपीस 1984। तो देखो 1984 की बात हो रही है, ये इनकी एक नॉवल है काफी फेमस 1984। ठीक है, 1984 जो कब पब्लिश हुई थी? 1849 में पब्लिश हुई थी, 1849 में पब्लिश हुई थी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ टोटलिज्म, रूलर या सिंबल? मतलब उस नॉवल के अंदर अगर आपको नॉलेज है तो एक रूलर है जिसका बहुत ज्यादा खौफ है, तो उस रूलर के बारे में पूछा गया कि वो कौन था रूलर, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हमारा ऑप्शन नंबर ए बिग ब्रदर। ठीक है, एक तरीके से डिक्टेटर था ये उस नॉवल के अंदर, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन हमारा बोलता है लाइव्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर अकर इन विच शेक्सपियर प्ले। किस प्ले में आया? ये आया मैकबेथ में। जब मैकबेथ में वो डेथ हो जाती है किंग की, डंकिन की, तो उसके बाद ये लाइन आती है और ये बहुत ही फेमस लाइन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और अगर इसके बारे में और अच्छे से बात करें तो ये आती है हमारे एक्ट 5 के अंदर, एक्ट 5 और सीन 5 के अंदर आती है ये लाइन हमारी। ठीक है, ये भी आप लर्न कर सकते हैं, तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। 33 क्वेश्चन हमारा बोलता है वेयर डिड जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द यंग एज ऑफ 25 इन 1821। तो उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? देखो
अगर जॉन किट्स की बात करें, उनका बर्थ तो हुआ था इंग्लैंड में, ये पक्की बात है, बट उनकी डेथ हुई थी हमारा ऑप्शन नंबर बी रोम इटली में। यहाँ पे क्यों हुई थी? बेसिकली जब वो 24 के थे, या हम बोल सकते हैं उनकी डेथ से 1 साल पहले, तो उन्हें लगा कि अगर एटमोसफेयर चेंज होगा तो मे बी उनकी बीमारी ठीक हो जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने अपना मतलब इंग्लैंड छोड़ के वो इटली शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि वहाँ का एनवायरनमेंट में मे बी उनकी डिसीज ठीक हो जाए, बट वो ठीक नहीं हुई, उनकी डेथ हो गई थी 1 साल बाद ही जब वो रोम शिफ्ट हुए थे, तो इसलिए उनकी डेथ हुई थी रोम इटली के अंदर। 34th क्वेश्चन पे चलते हैं। 34th क्वेश्चन हमारा बोलता है अ पोयम रिटर्न टू मोर्न द डेथ ऑफ अ फ्रेंड और beloved इंडिविजुअल इज नोन एज। तो अभी आपको बताया था कि उसको हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी एलेजी, जो किसी की डेथ पे शोर में हम बोल सकते हैं एक तरीके से दुख में लिखी जाती है और वो हमारा फ्रेंड भी हो सकता है या beloved भी हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं एलेजी। 35th क्वेश्चन पे चलते हैं। 35th क्वेश्चन हमारा बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स का है neither the captain nor the sailor dash survive the shipwreck। तो इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, तो बताना क्या आएगा। तो बेसिकली देखो नेदर नॉर वाला हमने आपको पढ़ाया हुआ है पहले, अगर आपने हमारी और वीडियोस देखी है स्पॉटिंग एरर की, तो उसमें हमने आपको पढ़ाया है कि नेदर नॉर वाला जब भी केस आए ना, तो जो हमारा वर्ब होता है ना अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट सेकंड क्या है हमारा? द सेलर। ये क्या प्लूरल है? प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हैव। 36th क्वेश्चन पे चलते हैं। 36th क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई एरर, मतलब एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है, इसमें हमें एरर बताना है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेसिंग आर सोसाइटी आर अनएम्प्लॉयमेंट, नो एरर। तो हमें बताना है एरर इसमें क्या है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए है, अगेन ये पार्ट बी है हमारा, ये सी है एंड डी। तो एरर हमारा किस पार्ट में है? तो एरर है हमारा पार्ट नंबर सी में। क्या एरर है? देखो ये भी आपको पहले पढ़ाया हुआ है स्पॉटिंग में, अगर आपने वीडियो देखी है तो वन ऑफ दी, देखो जब भी वन ऑफ दी आ जाए ना, और उसके बाद देखो मेजर प्रॉब्लम्स है, तो आप जब वर्ब डालोगे किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको लगेगा वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, जब भी वन ऑफ दी आ जाए तो मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना उसमें एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात हो रही है, तो एक प्रॉब्लम की बात हो रही है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो यही एरर है पार्ट सी में, यहाँ पे प्लूरल क्यों आया? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, यहाँ इज आना चाहिए था हमारा, ठीक है। आगे चलते 37th क्वेश्चन पे। 37th क्वेश्चन में पूछा है अ स्पीच डिलीवर्ड बाय अ करेक्टर अलोन ऑन स्टेज रिवेलिंग इन अ थॉट्स इज कॉल्ड। तो ऐसे हम थॉट को बोलते हैं, जो ऐसी स्पीच को बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी सोलोलोगी। सोलोलोगी ऐसी स्पीच होती है जो बेसिकली करेक्टर अपने आप से बात कर रहा है स्टेज में और मतलब ऑडियंस देख रही है, तो उसे हम बोलते हैं सोलोलोगी। 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन हमारा बोलता है कंप्लीट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का हमारा क्वेश्चन है लेट अस गो फॉर अ वर्क टेस्ट। तो हमें बताना है इसमें क्या आना चाहिए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो इसके अंदर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सेल्वी। लेट अस गो फॉर अ वर्क, चलो वर्क पे चलते हैं। सेल्वी चल सकते हैं, तो मतलब बात कर रहा है फ्यूचर की, तो इसलिए आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सेल्वी। और बेसिकली जब भी आप देखो ना सेंटेंस के अंदर लेटस है और जो हमारा क्वेश्चन है वो किसका है? क्वेश्चन टैग का है, ठीक है। तो लेटस हमेशा फॉलो करता है सेल्वी को, ठीक है। ये भी आप लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं 39th क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन पूछा है विच वर्स ड्रामा बाय मिल्टन इज बेस्ड ऑन द बुक ऑफ जजेस। तो बेसिकली वो कौन सा ड्रामा है जो बेस्ड है बुक ऑफ जजेस पे? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी सैमसन एगोनिस्ट। बेसिकली जो ये है ना हमारा जो क्लोजेट ड्रामा है एक तरीके का, जो कहाँ से लिया गया है? बाइबल से इंस्पायर होके बाइबल के कुछ पार्ट से लिया गया है, तो इसलिए हमारा करेक्ट होगा सैमसन एगोनिस्ट। 40th क्वेश्चन पे चलते हैं। 40th क्वेश्चन बोलते हैं द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन इज स्पोकन बाय पोर्सिया इन। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये कोटेशन डाल के बोल देते हैं किसने बोला था, तो ये भी याद रखना है पोर्सिया ने बोला था। तो देखो मर्चेंट ऑफ द वेनिस का क्वेश्चन है, ये हमारा विलियम शेक्सपियर का जो हमारा प्ले है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, जो कि पोर्शिया देती है स्पीच जब जस्टिस की मतलब जज के सामने, तब वो ये लाइन बोलती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन, ठीक है। आगे चलते हैं 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 क्वेश्चन हमारा बोलता है व्हाट स्टेट ऑब्जेक्टिव डज
मिल्टन प्रोक्लेम इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। ठीक है, तो मतलब क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 के अंदर। तो वो जो मिल्टन है ना बेसिकली बोलना चाह रहा है जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि गॉड ने मैन को धरती पे क्यों भेजा। ठीक है ना, तो बुक 1 के अंदर तो वो यही बता रहे हैं, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। 42 क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 क्वेश्चन बोलता है ब्लैंक वर्ड कंसिस्ट ऑफ। तो ब्लैंक वर्ड कैसा होता है? ब्लैंक वर्ड जो हमारा होता है वो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो ब्लैंक वर्ड्स होती है उसमें हम क्या करते हैं, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर यूज करते हैं। तो ये लर्न कर सकते हो, ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन हमारा बोलता है हु क्रिटिसाइज्ड किड्स पोएम एंड्रोमियन हार्शली इन द क्वार्टरली रिव्यू 1818। तो क्वार्टरली रिव्यू एक मैगजीन है बेसिकली, जिसमें इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया था पोएम को किड्स की। तो वो कौन लोग थे? तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, जॉन गिल्सन लॉकहार्ट और जॉन ट्रायल कॉलरेज। ठीक है, सैमुअल ट्रायल नहीं है, जॉन ट्रायल कॉलरेज है। ठीक है, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। विच ballad by John Keats tell the story of a knight enchanted by a beautiful fairy lady। तो कौन सी बैलेट है जो मतलब जॉन किट्स ने लिखी थी, जिसमें क्या एक नाइट होता है जो मतलब प्यार में पड़ जाता है ब्यूटीफुल फेरी लेडी के। तो कौन सी बैलेट है? तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी, ला बेला डैम सेंस मर्सी। आगे चलते हैं अपने 45th क्वेश्चन पे। 45th क्वेश्चन हमारा बोलता है द टर्म बिल्डुंगरोम रेफर्स टू। तो जो हमारी टर्म है किसको रेफर्स करती है? तो बेसिकली ये रेफर्स करती है हमारी नॉवेल्स ऑफ मोरल साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ प्रोटेगनिस्ट। इसको हमारी रेफर करती है ये टर्म। आगे चलते हैं अपने 46th क्वेश्चन पे। 46th क्वेश्चन हमारा बोलता है द किंग लेयर विच डॉटर रिमेन्स ट्रू लॉयल टू लेयर। ठीक है, तो बेसिकली किंग लेयर आपने पढ़ी होगी, उसमें इनकी 3 डॉटर होती है, जो 2 तो डिसऑनेस्ट हो जाती है एंड में जाके और एक ही ऑनेस्ट रहती है। तो उसका नाम पूछा है, वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी, कॉर्डिलिया, जो ऑनेस्ट रहती है एंड तक। आगे चलते 47th क्वेश्चन पे अपने। 47th क्वेश्चन हमारा बोलता है चूज करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ। तो मतलब हमें एक्टिव है पैसिव में चेंज करना है सेंटेंस को। ठीक है, हु रोट दिस इमोर्टल पोयम। तो हु हमारा चेंज होता है बाय होम में, ये हमने आपको पहले ही पढ़ा है। तो बाय होम का है, ए में भी है बी में भी है। रोट आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है राइट की, तो चेंज होगा हमारा वॉज में। तो वॉज कहाँ है हमारा, ए में भी है बी में भी है, तो चेंज होना चाहिए पहले बाय होम वॉज दिस इमोर्टल पोएम रिटन। तो पहले वॉज आना चाहिए, लास्ट में नहीं आना चाहिए, इसलिए बी रॉन्ग है, ए करेक्ट है हमारा। आगे चलते हैं 48th क्वेश्चन पे। 48 क्वेश्चन है ईडियम का टू स्पिल द बीन्स मीन। तो ठीक है, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई भी सीक्रेट को रिवेल कर देना, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिवेल सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली। ठीक है, आगे चलते 49 क्वेश्चन पे। 49 क्वेश्चन हमसे बोलता है द टर्म कैथरिस इन एरिस्टोटलियन ट्रेजेडी रेफर्स टू। तो कैथरिज्म जो हमारी टर्म है एरिस्टोटल ट्रेजेडी में किस लिए यूज की जाती थी? बेसिकली वो यूज की जाती थी हमारे ऑप्शन नंबर सी, पुर्गेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। मतलब दिखाने के लिए इमोशन, किस तरह के इमोशन, पिटी मतलब फियर वाला और हमारा सोरो वाला इमोशन, पिटी मतलब सोरो। ठीक है, ये दिखाने के लिए। 50th क्वेश्चन पे चलते हैं। 50th क्वेश्चन हमारा बोलता है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ स्टैंडर्ड शेक्सपियरियन सोनेट। तो सोनेट का आपको पता है 2 टाइप की सोनेट होती है हमारी, पैट्रियाटिक सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। तो शेक्सपियरियन सोनेट की हमारी राइमिंग स्कीम होती है ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी ई एफ और एंड में जी जी। ठीक है, ये होती है शेक्सपियरियन सोनेट की हमारी राइम।
51 क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 हमारा क्वेश्चन बोलता है, ईडियम का क्वेश्चन है, टू बीट अराउंड द बुश मीन्स। तो जो ईडियम है इसका मतलब होता है कि मुद्दे से हटके इधर उधर की बात करना, ठीक है बेसिकली। और इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट, मतलब मुद्दे से हटके इधर उधर की बात करना। 52 क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 क्वेश्चन हमारा बोलता है, व्हाट इज द रियल ओरिजिनल नेम ऑफ द ऑथर नोन बाय द पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो आपके जो सिलेबस है उसमें 6 राइटर है, जिनमें से एक है जॉर्ज ऑरवेल। बेसिकली इनका नाम जॉर्ज ऑरवेल है ही नहीं, ये तो इनका पेन नेम था, और इन्होंने अपनी जितनी भी नॉवेल्स लिखी थी बेसिकली अपने पेन नेम से लिखी थी। इनका रियल नेम था हमारा ऑप्शन नंबर ए, एरिक आर्थर ब्लेयर, ये था इनका रियल नेम, ठीक है। आगे चलते हैं। 53rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 53rd क्वेश्चन हमारा बोलता है, कन्वर्ट इनटू अ सिंपल सेंटेंस। तो जो हमारा सेंटेंस है इसको हमें सिंपल में चेंज करना है, तो ना सेंटेंस चेंज, सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, तो इसको हमें सिंपल में चेंज करना है। तो देखो, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम, तो ये चेंज होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड द एग्जाम। तो सिंपल में चेंज हो गया यहाँ पे। 54th क्वेश्चन पे चलते हैं। 54th क्वेश्चन पूछा है, जॉर्ज ऑरवेल was born in 1903 at which place in British India। तो बेसिकली ही born in मोतिहारी बिहार। तो जब इनकी मतलब इनका बर्थ हुआ था तो इंडिया में क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी और बिहार उसी के अंडर आता था, और वो किसके द्वारा रूल किया जाता था, ब्रिटिश के द्वारा रूल किया जाता था। तो उसी टाइम इनका बर्थ हुआ था इंडिया में, मतलब इनके फादर वर्क करते होंगे प्रेसिडेंसी के अंदर, तो इसीलिए इनका बर्थ हुआ था मोतिहारी बिहार के अंदर। तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। 55th क्वेश्चन पे चलते हैं। 55th क्वेश्चन हमारा बोलता है, मीनिंग ऑफ द ईडियम आ पायरिक विक्ट्री। तो जो हमारा ईडियम है पायरिक विक्ट्री, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अ विक्ट्री वोन एट अ रिनोरियस कॉस्ट। मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई जीत, आपने कोई जीत हासिल कर ली पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस कॉस्ट पे, ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा, जैसे आप कोई बाइक राइड कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा डेंजरस बाइक राइड कर रहे हो, तो आप जीत तो गए पर बहुत ही ज्यादा डेंजर को जोखिम लेके आप जीते हो उसको, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। 56th क्वेश्चन पे चलते हैं। 56th क्वेश्चन हमारा बोलता है, विच सेंटेंस एग्जिबिट द करेक्ट यूज ऑफ प्रिपोजिशन। तो मतलब बताने 4 सेंटेंस हैं, इनमें से एक करेक्ट यूज है प्रिपोजिशन का एक के अंदर। तो देखो ऑप्शन 1 देखते हैं, ही इज सीनियर, तो यही रॉन्ग हो गया, सीनियर इंफीरियर सब किसको फॉलो करते हैं, टू को फॉलो करते हैं, टू आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, सी एक्सेल्स एट प्लेइंग दी पोलैंड, तो ये करेक्ट हो सकता है। आगे देखते हैं पहले ऑप्शन नंबर सी, दे इंसिस्ट, इंसिस्ट हमेशा टू को फॉलो करता है, टू क्यों आया, ओन आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, आई एम अकस्टमेटेड, अकस्टमेटेड हमेशा टू को फॉलो करता है, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, सी एक्सेल्ड एट प्लेइंग दी वॉयलिन। आगे चलते हैं अपने 57th क्वेश्चन पे। 57th क्वेश्चन बोलता है, चूज पैसिव वॉइस ऑफ समवन स्टोलन माय पर्स येस्टरडे। तो मतलब एक्टिव है, पैसिव में चेंज करना है हमें। तो देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है माय पर्स, वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो माय पर्स यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। स्टोल सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो वॉज में चेंज होगा, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, वैसे तो सी में भी है, ठीक है। फिर उसके बाद है समवन और यस्टरडे बचा है। तो यहाँ पे देखो यस्टरडे तो है पर समवन नहीं है, तो समवन भी होना चाहिए, तो इससे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, माय पर्स वाज स्टोलन बाय समवन यस्टरडे, ठीक है। आगे चलते हैं 58 क्वेश्चन पे। 58 क्वेश्चन बोलता है, सेलेक्ट एंटोनियन ऑफ मेलिफिलियस। मेलिफिलियस का करेक्ट एंटोनियम बताना है। तो मेलिफिलियस का पहले तो मतलब क्या होता है हमें ये देखना है, ठीक है। मेलिफिलियस का मतलब होता है स्वीट साउंड, मतलब बहुत ही ज्यादा मधुर हम बोल सकते हैं आवाज। और इसका हमारा करेक्ट एंटोनियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैकोफोनस। कैकोफोनस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा रस, मतलब होता है ना बहुत बुरी आवाज, उसे हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए डलसेट, ऑप्शन नंबर सी हारमिनस, और ऑप्शन नंबर डी यूफोनस। ये सब क्या है, स्वीटनेस के लिए यूज होते हैं, तो इसलिए ये सब क्या है, इसके सिनोनियम हो गए, ठीक है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 59th क्वेश्चन पे। 59th क्वेश्चन में हमसे पूछा है,
सेलेक्ट सिनोनियम ऑफ पेरिफीडियस। तो पेरिफीडियस का मतलब क्या होता है? देखो पेरिफीडियस का मतलब होता है अनट्रुथफुल, या हम बोल सकते हैं जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। और इसका हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ट्रीचीरियस। ट्रीचीरियस का मतलब क्या होता है? ये भी होता है अनट्रुथफुल। जबकि ऑप्शन नंबर ए की बात करें लॉयल, ट्रुथफुल हो गया। ऑप्शन नंबर सी फेथफुल भी ट्रुथफुल है एक तरीके से। ऑप्शन नंबर डी ऑनेस्ट। तो ये सब क्या है? इसके एंटोनियम्स हो गए, ठीक है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रीचीरियस। 68th क्वेश्चन पे चलते हैं। 68th क्वेश्चन पूछता है हु इंट्रोड्यूस द टर्म पैथेटिक फॉलेसी इन द मॉडर्न पेंटर्स 1856। तो किसने इंट्रोड्यूस की थी जो टर्म है पैथेटिक फॉलेसी? तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी हमारे ऑप्शन नंबर बी, जॉन हस्किन के द्वारा। तो जो हमारी टर्म थी ना पैथेटिक फॉलेसी, क्या थी? बेसिकली ये क्या था, एक लिटरेरी डिवाइस था जिसमें हम क्या करते थे कि जो एक फीलिंग्स होती है ना, इमोशन होते थे, वो हम किसी नेचर में या फिर नॉन ह्यूमन थिंग्स के अंदर दिखाते थे। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो, द एंग्री स्टॉर्म अटैक द विलेज। तो मतलब एंग्री स्टोन मतलब जो होते हैं तूफान, तो हम उसे एंग्री दिखा रहे हैं, मतलब ह्यूमन की फीलिंग एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर हम डाल के दिखा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं पैथेटिक फॉलेसी बेसिकली। और ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? इंट्रोड्यूस की थी जॉन रस्किन ने। कब? 1856 में, ठीक है। आगे चलते हैं अपने 61 क्वेश्चन पे। 61st क्वेश्चन हमारा बोलता है मिल्टन पेस्टोरल एलेजी लूसिडस मोर्न्स द डेथ ऑफ। तो पूछा है कि जो उनकी एलर्जी है मिल्टन की पेस्टोरल एलर्जी लूसिडस, वो उन्होंने किसकी डेथ पे लिखी थी? बेसिकली वो उन्होंने उनके फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी थी। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो लूसिडस है वो क्या पेस्टोरल एलर्जी है पर्सनल एलर्जी है, तो ये भी आपको लर्न करना है। लूसिडस एक पेस्टोरल एलर्जी है जो कब लिखी गई थी? 1637 में लिखी गई थी। आगे चलते हैं 62 क्वेश्चन पे। 62 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा द बिलीव दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड इन ह्यूमन लाइफ। तो मतलब ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे जो सोचता है कि जो प्लेजर है ना वही लाइफ का एक बहुत ही मेन गोल है ह्यूमन लाइफ का। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिडोनिज्म। ऑप्शन नंबर ए, स्टोनिज्म। स्टोनिज्म का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सेल्फ कंट्रोल की फिलोसफी को बहुत ज्यादा मानता है। ऑप्शन नंबर सी, एसेप्टिज्म। एसेप्टिज्म ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बेसिकली प्रैक्टिस करता है या बिलीव करता है सेल्फ डिसिप्लिन में। ऑप्शन नंबर डी, स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म ऐसे इंसान को बोलते हैं जो इजीली किसी चीज पे बिलीव नहीं करता या फिर डाउट करता है हर चीज पे, ठीक है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, हिडोनिज्म। आगे चलते हैं 63rd क्वेश्चन पे। 63rd क्वेश्चन हमारा बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द स्पीच ऑफ आफ्टर इन। ठीक है, तो हमें बताना है जो हमारा सेंटेंस है नीचे, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। तो आफ्टर कौन सा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ स्पीच काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूपीटीजीटी के अंदर बेसिकली। तो बेसिकली देखो आफ्टर जो है ना वो एक तरीके का कंजक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे खाली कंजक्शन भी होता ना तो करेक्ट होता हमारा कंजक्शन, बट इन्होंने और डिटेल में बता दिया है कि क्या एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से कंजक्शन होते हैं? ऐसे कंजक्शन होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे दो फ्रेज है हमारे, ही केम, आई हैड लेफ्ट, तो जिसे जोड़ा है आफ्टर ने, तो ये क्या है? सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। आगे चलते हैं 64th क्वेश्चन पे। 64th क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इसमें हमसे पूछा है यू डैश नॉट वरी अबाउट अरेंजमेंट्स इवन इफ टेकन केयर ऑफ। तो इसमें हमारा क्या आएगा? तो देखो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीड। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, क्योंकि डेयर आता तो हम कोई चैलेंज दे रहे हैं तो चैलेंज की बात हो नहीं रही है। आउट आता है तो टू आना चाहिए, तो टू यहाँ पे है नहीं। मस्ट हम ड्यूटीज के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ ड्यूटी वाली बात भी नहीं है, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, नीड। आगे चलते हैं अपने 65th क्वेश्चन पे। 65 क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हमें आइडेंटिफाई करनी है। ही इज नॉट फूल। तो इसमें हमारी करेक्ट होगी ऑप्शन नंबर बी, लिटोस। लिटोस क्यों होगी? क्योंकि सेंटेंस में ही इज नॉट फूल। नॉट फूल मतलब क्या? क्लेवर है। फूल नहीं तो क्लेवर है, ठीक है। अगर वो क्लेवर है तो क्या हमने नोट क्यों यूज किया? क्योंकि लिटोस में क्या करते हैं हम नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं एक पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। द कैटल इज बॉइलिंग।
तो देखो इसमें होगी हमारा ऑप्शन नंबर ए मेटोमनी। मेटोमनी क्यों होगी? क्योंकि देखो कैटल का यूज किया है वाटर को दिखाने के लिए। कैटल तो बॉईल नहीं हो रही है, बॉइलिंग क्या हो रहा है? वाटर हो रहा है, जो क्या है कैटल के अंदर है। तो इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मेटोमनी। आगे चलते हैं 67th क्वेश्चन पे। 67th क्वेश्चन हमारा बोलता है आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच। तो ये भी हमारा फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमारा सेंटेंस है 10,000 सो आई एट ए क्लास। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछा गया है। और ये किसका है? ये डेफोडिल जो पोयम है हमारी उससे लिया गया है। और इसका हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपरबोला। हाइपरबोला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इसमें यूज की गई है। और हाइपरबोला आपको पता है जब भी हम किसी चीज पे जोर डाल के बात करते हैं उस केस में यूज की जाती है। आगे चलते हैं अपने 68th क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन हमारा बोलता है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ यूटिलाइजेशन एज implied इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिस्टिक अप्रिसिएशन। तो हमें बेसिकली इसका एंटोनियम बताना है यूटिलाइजेशन का। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन का मतलब होता है ऐसी चीज जो यूजफुल नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि अनफंक्शनड है, या फिर कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, जबकि हम इसका अपोजिट हमें बताना है, तो अपोजिट होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी और एकदम बेस्ट क्वालिटी की चीज को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी एस्थेटिक। तो अपोजिट बताना तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी एस्थेटिक। 79 क्वेश्चन में चलते हैं। 79 क्वेश्चन में हमसे पूछा है चूज करेक्टली स्पेल वर्ड। तो मिसचीफ की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो बेसिकली मिसचीफ का मतलब क्या होता है? मिसचीफ का मतलब होता है शरारती, और उसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी MISCHIEVOUS। 70th क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन हमारा बोलता है ट्रांसफर सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। सेंटेंस है ही एडमिटेड हिज गिल्ट। ठीक है, तो इसे हमें चेंज करना है। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही एडमिटेड दैट। दैट लगा दिया, कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया, ही वॉज गिल्टी। तो करेक्ट है इसलिए ऑप्शन नंबर ए। 71th क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 क्वेश्चन हमारा बोलता है चूज करेक्ट सेंटेंस विथ प्रॉपर एडवर्ब्स ऑर्डर MPT। तो MPT का मतलब क्या होता है? पहले मैनर आना चाहिए, फिर प्लेस आनी चाहिए, फिर आना चाहिए टाइम हमारा। तो देखो मैनर की बात करें तो सी sang ब्यूटीफुली, तो मैनर आ गया। एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, तो ये प्लेस आ गया, उसके बाद हमारा टाइम आ गया। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। 72 क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 क्वेश्चन हमारा बोलता है इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस व्हाट इज द फेमस क्लोजिंग लाइन। तो फेमस क्लोजिंग लाइन क्या आती? तो फेमस क्लोजिंग लाइन थी दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये भी प्रीवियसली पूछा गया एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। तो ये थी इसकी हमारी बोल सकते हैं क्लोजेट लाइन, जो लास्ट लाइन थी इस पोएम की। आगे चलते 73 क्वेश्चन पे। 73rd क्वेश्चन हमारा बोलता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का गेम। एन ऑफिशियल पार्डन फॉर अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस। तो मतलब किसी को माफ कर देना जिसने कोई एक पॉलिटिकल ऑफेंस किया है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं, मतलब माफ करने को हम ऐसे टर्म को बोलते हैं एमनेस्टी। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है कि क्षमा करना किसी भी रीजन में, पर क्षमा कर देना। ऑप्शन नंबर सी रिप्रेव। रिप्रेव का मतलब होता है डिले इन पनिशमेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पैरोल। पैरोल का मतलब होता है रिलीज ऑफ प्रिजनर बिफोर द एंड ऑफ द सेंटेंस। मतलब उसकी अभी सजा पूरी नहीं हुई, उससे पहले उसको रिलीज कर देना किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, आगे चलते 74th क्वेश्चन पे। 74th क्वेश्चन हमारा बोलता है स्पेंसराइन स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लाइन। तो कितनी लाइन होती है उसके अंदर? तो उसके अंदर होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी 9 लाइन्स। तो 9 लाइन्स होती है, और 9 लाइन्स की भी अंदर क्या होता है हमारी 8 तो होती है आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, प्लस 1 होता है हमारा अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया होता है। आगे चलते 75 क्वेश्चन पे। 75 क्वेश्चन बोलता है Which of the following major odes was written by Keats in the autumn of 1890? तो ऑटम में उन्होंने एक ही हमारी ओट लिखी थी जिसका नाम था Ode to Autumn, या हम बोल सकते हैं टू ऑटम। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। 76 क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 क्वेश्चन हमारा बोलता है सेलेक्ट द सेंटेंस विच
करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो कौन सा हमारा जो सेंटेंस है, 4 हमारे सेंटेंस है, इनमें से कौन सा जो करेक्ट है, फॉलो कर रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट गुड है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब हमेशा सिंगुलर आनी चाहिए, इज आना चाहिए थे, तो रॉन्ग हो गया, हैज ये हो गया। बी पे चलते हैं, द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगो इज एक्सीलेंट, ये एकदम करेक्ट है वैसे तो, और देख लेते हैं फिर भी। सी पे चलते हैं, 10 माइल्स, तो ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी हो, जब भी 10 माइल्स, हम माइल्स की या टाइम की बात करते हैं और हमें टाइम डिफाइन है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, यहाँ पे इज आना चाहिए था, अगेन ये भी रॉन्ग है इसलिए। डी पे चलते हैं, एवरी स्टूडेंट एंड टीचर, तो एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, वर्ड तो आ गया नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 77th क्वेश्चन पे। 77th क्वेश्चन हमारा बोलता है, आइडेंटिफाई अगेन फिगर ऑफ स्पीच, ओ डेड वेयर इज दिस थिंग, तो डेथ के बाद क्या आ गया हमारा, एपोस्ट्रोफी आ गया, तो इसी से पता लग गया ये क्या है हमारा, एपोस्ट्रोफी है। एपोस्ट्रोफी में जब भी हम ऐसी बात करते हैं, ओ गॉड, ओ डेथ, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, एपोस्ट्रोफी के अंदर आते हैं। 78th क्वेश्चन पे चलते हैं। 78th क्वेश्चन हमारा बोलता है, आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज इन, नाउन क्लॉज बताना है, वट एवर यू डिसाइड विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमिटी, तो नाउन क्लॉज बताना है, नाउन क्लॉज है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वट एवर यू डिसाइडेड। आगे चलते हैं 79 क्वेश्चन पे। 79 क्वेश्चन में पूछा है, विच एलिगोरियल पॉलिटिकल नोवेला बाय जॉर्ज ऑरवेल सटायर द रशियन रेवोल्यूशन एंड सेटलिस्टिम टोटलिज्म, तो ये हमारी कौन सी नोवेल थी, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल है, ये है हमारी ऑप्शन नंबर ए, एनिमल फार्म, जो किस पे सटायर करती है, रशियन रेवोल्यूशन पे सटायर करती है। आगे चलते हैं अपने 80th क्वेश्चन पे। 80th क्वेश्चन बोलता है, सेलेक्ट करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस। ठीक है, तो देखो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्लाह के बाद हमारा ये आना चाहिए था पंक्चुएशन, और इसलिए वो खाली कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे जाते हैं 81st क्वेश्चन पे। 81 क्वेश्चन पे 81 क्वेश्चन बोलता है, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच, तो अगेन फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो, तो देखो यहाँ पे क्या है, दो वर्ड यूज किए हैं अपोजिट वर्ड, स्वीट मतलब होता है कि एकदम अच्छा, और सोरो क्या होता है, एकदम कड़वा, तो 2 अपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए हैं, तो इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीमोरन, जब हम 2 अपोजिट वर्ड एक साथ यूज करते हैं तो ऑक्सीमोरन होता है। 82 क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 क्वेश्चन हमारा बोलता है, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच, और हमारा सेंटेंस है, द प्लोमैन होमवर्क प्लोड हिज वीवरी वे, तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट क्यों, क्योंकि जब भी हम एडजेक्टिव की क्वालिटी नाउन के ऊपर डालते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। 83rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 83rd क्वेश्चन हमारा बोलता है, 83 क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा क्वेश्चन है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज और डिफिकल्टीज, मतलब कोई ऐसी रेमेडी जो सभी डिसीज को ठीक कर दे, तो ऐसी रेमेडी को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिया। ऑप्शन नंबर बी, एलेक्सिया। एलेक्सियर हम बोलते हैं अमृत को, एक तरीके से हम बोल सकते हैं मैजिकल मेडिसिन, हो सकती है ना कोई मैजिकल मेडिसिन हो, उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नोस्ट्रम। नोस्ट्रम बोलते हैं ऐसी मेडिसिन को दैट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूविन, मतलब साइंटिफिकली प्रूविन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, एंटीडोट। एंटीडोट हम बोलते हैं ऐसी मेडिसिन को दैट काउंटरएक्ट अ पॉइजन, मतलब जो पॉइजन, किसी को कुछ काट लिया या पॉइजन आ गया तो उसको क्या करती है, रिवर्स करती है, ऐसी मेडिसिन को हम एंटीडोट कहते हैं। 84th क्वेश्चन पे चलते हैं। 84th क्वेश्चन हमारा बोलता है, करेक्ट दी सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है हमें। ओके, ही सुपीरियर देन मी इन इंटेलिजेंस, तो देखो हमने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में भी वीडियो में, जब सुपीरियर इन्फीरियर सब हमेशा क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन टू को फॉलो करते हैं, यहाँ देन है, यही रॉन्ग है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। 85 क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 क्वेश्चन हमारा बोलता है, मीनिंग ऑफ ईडियम टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, तो इस ईडियम का क्या मतलब होता है, तो इस ईडियम का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना और थक जाना, तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जॉस्टिंग वंस स्ट्रेंथ और रिसोर्स बाय ओवर वर्क, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, वही बात है। 86 क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 क्वेश्चन बोलता है,
Which famous slogan summarize the corrupted commitment of 7 commitment in Animal Farm? तो जो हमारे स्लोगन है एनिमल फार्म का वो बताना है, जो बहुत फेमस स्लोगन है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर नॉट इक्वल देन अदर्स। ये बहुत फेमस लाइन है एनिमल फार्म की, जॉर्ज ऑरवेल की। आगे चलते हैं 87th क्वेश्चन पे। 87th क्वेश्चन हमारा बोलता है इन गर्ल्सवर्दी प्ले जस्टिस द प्रोटोगनिस्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट इज। तो मतलब कौन जो था प्रोटोगनिस्ट था, जो किसमें था, सोलिटरी मतलब जेल में था। तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, विलियम फ्लेडर। विलियम फ्लेडर जो थे वो जस्टिस में क्या थे, प्रोटेगनिस्ट थे। आगे चलते हैं अपने 88 क्वेश्चन पे। 88 क्वेश्चन हमारा बोलता है जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1667 इन हाउ मेनी बुक्स। तो इनिशियली दे आर पब्लिश्ड इन 10 बुक्स, ठीक है, बट लेटर ऑन दे आर डिवाइडेड 2 बुक्स इन 2 अदर, देन इट बिकम 12। तो इनिशियली इट इज 10 बुक्स। 89th क्वेश्चन पे चलते हैं। 89th क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज ग्रेट लिटरेचर अकम्प्लिश रिगार्डिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है लिटरेचर से रिलेटेड। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इट पेंट्रेट्स डीप इनटू इमोशंस एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो ये हमारा काम था ग्रेट इंग्लिश लिटरेचर का ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के अंदर। 90th क्वेश्चन पे चलते हैं। 90th क्वेश्चन बोलता है चूज फ्रेजिकल वर्ब। तो करेक्ट फ्रेजिकल वर्ब हमें बताना है। द फायरमैन मैनेज टू डैश द फायर आफ्टर 2 आवर, मतलब बुझाने में कामयाब हुए। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुट आउट। द फायरमैन मैनेज टू पुट आउट द फायर आफ्टर 2 आवर। 91th क्वेश्चन पे चलते हैं। 91th क्वेश्चन बोलता है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो आर्टिकल हमें डालना है इसमें। He is dash European scholar whom I met yesterday। तो देखो इसमें काफी बच्चों को गलत कर सकते हैं, बिकॉज यूरोपियन यू का साउंड देता है, वाई ओ यू, और यू क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए यूज होता है। बट देखो सेंटेंस को अगर हम ध्यान से पढ़ो, हमने ये भी पढ़ाया था, जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही है जो क्या है, यूरोपियन स्कॉलर है। देखो यहाँ पे ही के बाद इज यूज किया है, एक के बारे में बात हो रही है, ही इज। तो जब हम एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं। इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, द। ही इज द यूरोपियन स्कॉलर, एक यूरोपियन स्कॉलर की बात हो रही है, whom I met yesterday, जिससे मैं मिली थी। तो इसलिए यहाँ पे द आएगा। आगे चलते हैं 92 क्वेश्चन पे। 92 क्वेश्चन हमारा बोलता है सेलेक्ट एंटोनियम ऑफ सेग्यून। तो सेग्यून का एंटोनियम बताना है हमें। तो सेग्यून का मतलब क्या होता है, सेग्यून का मतलब होता है होपफुल, बहुत ज्यादा। एंटोनियम मतलब अपोजिट बताना है। तो इसलिए हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिमिस्टिक, जो क्या, जिसका मतलब होता है नॉट होपफुल। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब भी होपफुल होता है, चेयरफुल मतलब हैप्पी, ऑप्शन नंबर डी होपफुल मतलब होपफुल। है तो हम बोल सकते हैं ये दोनों किसके, इसके सिनोनिम्स है एक तरीके से। तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिमिस्टिक। 93 क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 क्वेश्चन हमारा बोलता है आइडेंटिफाई द टेंस। तो टेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव कंप्लीटेड माय डिग्री। तो देखो यहाँ पे यूज हो रहा है शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या है हमारा, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर परफेक्ट। आगे चलते हैं 94th क्वेश्चन पे। 94th क्वेश्चन बोलता है विच सेंटेंस कॉन्टेन आ ट्रांजिटिव वर्ब। तो किस सेंटेंस के अंदर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी रोट्स आ कंपेलिंग एसे। तो इसके अंदर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब का यूज है। तो इसलिए करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 95 क्वेश्चन पे। 95 क्वेश्चन हमारा बोलता है विच प्ले इज वाइडली कंसिडर्ड शेक्सपियर स्वैम सॉन्ग। तो एक हमारा प्ले है शेक्सपियर का जिसे हम स्वैम सॉन्ग भी कहते हैं, और उस प्ले का क्या नाम है, उस प्ले का नाम है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द टेम्पेस्ट। 96 क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑन लिटरेरी वैल्यू हाउ इज लिटरेचर डिफाइन। तो बोल रहा है कि अगर हम लिटरेची वैल्यू के ऊपर एक ऐसे लिखे, पैसेज लिखे,
तो हम कैसे डिफाइन करेंगे लिटरेचर को? हम डिफाइन करेंगे द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू आर्टिफिक लैंग्वेज, क्योंकि देखो हिस्टोरिकल इवेंट खाली लिटरेचर का मतलब नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक फैक्ट भी हमारा लिटरेचर का मतलब खाली नहीं होता, कलेक्शन थोड़ी करना है चीजों का। ऑप्शन नंबर डी, गाइड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो इसके लिए तो बुक्स होती है ना, तो लिटरेचर का तो मतलब नहीं है, इसलिए करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू आर्टिस्टिक लैंग्वेज। 97 क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेलेक्ट सिनोनिम ऑफ यूबिक्यूटियस। तो यूबिक्यूटियस का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो यूबिक्यूटियस का हमारा मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब भी होता है ऐसा इंसान जो हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेयर, हिडन, यूनिक, ये सब क्या है? अपोजिट बोल सकते हैं एक तरीके से, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। 98th क्वेश्चन पे चलते हैं। 98th क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई जी रन इन स्विमिंग इज एन एक्सलेंट फिजिकल एक्सरसाइज। तो जी रन क्या होता है? जब भी आईएनजी जुड़ जाता है हमारा किसी भी वर्ड के साथ तो क्या होता है? हमारा जी रन फॉर्म होता है, और यहाँ पे कहा है स्विमिंग के साथ है, तो स्विमिंग हमारा क्या है? जी रन फॉर्म है, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं 99th क्वेश्चन पे। 99th क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन विच ईयर वॉज विलियम शेक्सपियर बोर्न एंड वेयर व्हेन डिड ही डाई। तो उनका मतलब बोर्न और डेथ की डेट पूछी है, डेट नहीं मतलब ईयर पूछा है, तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाइक ही वॉज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1660, तो इसलिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए हमारा। 100 क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 क्वेश्चन हमारा बोलता है गर्ल्सवर्दी प्ले स्ट्राइफ 1909 रिवॉल्व्स अराउंड। तो किस चीज के रिवॉल्व करता है, मतलब प्ले का मेन मुद्दा क्या है? तो प्ले का मेन मुद्दा है इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बिटवीन लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। 101 क्वेश्चन पे चलते हैं। 101 क्वेश्चन हमारा बोलता है वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम पब्लिश पोस्ट्यूमसली इन 1850 इज। मतलब एक विलियम वर्ड्सवर्थ की जो हमारी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश की गई थी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हमारा ऑप्शन नंबर बी, द प्रिल्यूड। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। 102 क्वेश्चन पे बोला है हु कॉइन्ड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन लिटरेरी क्रिटिज्म। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, किसने कौन की थी? तो ये कॉइन की थी हमारे ऑप्शन नंबर बी, टीएस लॉयड ने। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। 103 में पूछा है इन विच ईयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लेटरेट। तो कौन से ईयर में अपॉइंट किए गए थे? ये किए गए थे हमारे ऑप्शन नंबर बी 1843 में, ठीक है। और आगे चलते हैं 104 पे। 104 में पूछा गया जॉन स्काल्सवर्दी रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर। ठीक है, तो किस ईयर में मिला था? इन्हें मिला था 1932 में नोबेल प्राइज, किसके अंदर? इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। 105 में पूछा है Who remarked the Milton was of the devil's party without knowing it? किसने बोला था ये मिल्टन को? पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने के बाद उसने बोला था, वो राइटर थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, विलियम ब्लेक। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? बेसिकली ये पोएम होती है वेयर अ सिंगल स्पीकर एड्रेस अ साइलेंट लिसनर। ठीक है, तो ये है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। 107 में पूछा है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अ फ्रेज कॉइन्ड बाय। किसने फ्रेज किया था ये कॉइन? तो ये कॉइन फ्रेज किया था हमारे एस्ट्रिक कॉलरेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। गोल्सवर्दी फेमस ट्रियोलॉजी क्रोनोलॉजिकल अपर मिडिल क्लास फैमिली लाइफ इज। तो ये बहुत फेमस इनकी हम बोल सकते हैं नोवेल है, काफी बड़ा इन्होंने ट्रियोलॉजी लिखी थी, ये थी हमारी फोर्साइट सागा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस का हमने आपको वैसे पढ़ाया हुआ है क्या, फैन बॉयज। तो इसमें हमें ढूंढना है कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, फैन बॉयज के द्वारा आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड यूज हो रहा है, तो फैन बॉयज के अंदर एंड आता है, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। 110 में हमसे पूछा है
ओटिवा राइम स्टैंजा पैटर्न कंसिस्ट ऑफ, तो क्या होता है ओटिवा राइम का पैटर्न हमारा? तो ओटिवा राइम का हमारा पैटर्न होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 लाइन का, और जिसका हमारा हम बोल सकते हैं राइम्बिक मीटर होता है ए बी ए बी ए बी सी सी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे हमारे। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विद और फेदर्स, तो किसने बोला था? ये कोटेशन किसने दी थी शेक्सपियर के लिए? तो किसने दी थी? ये दी थी हमारे ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ग्रीन ने। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। 112 में पूछा हाउ मेनी सोनेट वर पब्लिश्ड बाय शेक्सपियर इन 1609 कोरिंटो, कितनी नॉवल लिखी थी? शेक्सपियर ने लिखी थी 154 सोनेट्स। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 113 पे। 13 में पूछा गया है चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो अकोमोडेशन की करेक्टली स्पेलिंग पूछी गई है। ठीक है, तो इसकी हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी ACCOMMODATION अकोमोडेशन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। 114 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन। ओके, तो इसकी प्लूरल फॉर्म होगी हमारी करेक्ट ऑप्शन नंबर बी क्राइटेरिया। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 115 पे। 115 में पूछा है किड्स पोएम इजाबेला, जो किड्स की पोएम है इजाबेला, जिसका नाम हम बोल सकते हैं पोर्ट ऑफ ब्रासिला भी है, बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है उसकी स्टोरी? बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम बैकोनास, मतलब जो ये हमारी इजाबेला पोएम है किस स्टोरी से ली गई है? वो ली गई है बैकोनास की डी कैमरॉन से। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बैकोना की डी कैमरॉन से ली गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। 116 में हमसे पूछा है विच करेक्टर इन हैमलेट अटर्स, मतलब जो हैमलेट में है किस करेक्टर ने ये बात बोली है? फ्रेल्टी द वुमन इज वुमन, दी नेम इज वुमन, तो किसने बोली है लाइन? तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है हमारे ऑप्शन नंबर बी हैमलेट ने। ठीक है, ये किसके लिए बोली थी उन्होंने? अपनी माँ गर्ट्रूड के लिए बोली थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। 117 में हमसे पूछा है हमार्सिया इन ग्रीक ड्रामेटिक थ्योरी मीन्स, तो हमार्सिया का क्या मतलब होता है ग्रीक ड्रामेटिक थ्योरी के अंदर? तो हमार्सिया का मतलब होता है ट्रेजिक एरर और फैटल फ्लॉ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। हमसे पूछा गया व्हाट इज एनाफोरा इन लिटरेरी डिवाइस, तो एनाफोरा का मतलब क्या होता है लिटरेरी डिवाइस के अंदर? तो एनाफोरा का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड और अ फ्रेज एट द स्टार्टिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज। ठीक है, जब भी कोई रिपीटेशन किसी वर्ड का हो रहा है या किसी फ्रेज का हो रहा है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वो होता है हमारा लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। 119 में हमारा है एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन। तो सेंटेंस है स्कार्सली हैड आई एंटर द रूम देन द फोन रिंग एंड एवरीवन लुक्ड अप, नो एरर, तो एरर बताना है। देखो स्कार्सली और हार्डली क्या होते हैं ना, हमेशा फॉलो करते हैं व्हेन को, ना कि देन को, तो ये हमारा एरर है इस पार्ट में। ये कौन सा पार्ट है हमारा? ये पार्ट ए है, ये बी है, ये सी है एंड डी, तो हमारा एरर है पार्ट बी के अंदर, तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे, लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो इसमें हमसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ही रिफ्रेन डैश अटरिंग एनी हार्श वर्ड्स ड्यूरिंग द डिबेट। तो रिफ्रेन किसे फॉलो करेगा? फ्रॉम को फॉलो करेगा, तो यहाँ क्या आना चाहिए? फ्रॉम आना चाहिए, तो इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी ही रिफ्रेन फ्रॉम अटरिंग एनी हार्श वर्ड ड्यूरिंग द डिबेट। सो आज के प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन थे हमारे 120। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपके 120 में से कितने करेक्ट थे और आपने कितना लर्न किया। वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे कि क्या डाउट है आपका, जो भी है वो एकदम क्लियर कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करना जिससे हम इसका प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट भी बनाएं, या फिर कोई और टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो यूपी टीजीटी के अंदर ही, तो आप वो भी बता सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।